अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। ये तीसरी वीडियो है यूनिट नंबर 10 क्लास मैट्रिक फ़िज़िक्स की, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव जो न्यू बुक का टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पे जिन तलबा ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है इसको लाजमी देखें ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हमने बताया था कि हर वो मोशन जो टू एंड फ्रो हो या बैक एंड फोर्थ हो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, और हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है। इस पर हम तफसील से बात कर चुके थे पिछली वीडियो में अनगिनत मिसालों के साथ। तो इट इज़ वेरी क्रीम टॉपिक, क्रीम वीडियो टू अंडरस्टैंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने आखिर में इस स्प्रिंग मास सिस्टम के एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था, और फिर ये बताया था कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी ये नतीजा हम आखिर में लेकर आए थे। अगर आपको याद हो, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सेलरेशन का रिलेशन ये निकला था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और इसके अलावा माइनस साइन से ये पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होगी। अब ज़ाहिर है उन बातों को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में, तो वहाँ से देख लें, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, यानी वाइब्रेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द वाइब्रेशन, ये डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इनके ज़रिए जो है अब कैरेक्टराइज़ किया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसे कहा जाता है? वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेशन। तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ पेंसिल या कॉपी साथ में लेकर बैठें, ताकि जो टॉपिक यहाँ पे समझाया या लिखवाया जा रहा है उसके नोट्स भी साथ साथ तैयार करते रहें, तो इंशाल्लाह आपके नोट्स भी लगे हाथों तैयार हो जाएंगे। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन किसे कहते हैं? हमने बताया था उस वक्त कि ये मीन पोजीशन होती है स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म का, ये जो पॉइंट है मीन पोजीशन, यहाँ से आप इसे डिस्प्लेस करके इस पॉइंट ए पर ले आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। जब आप इसे डिस्प्लेस करके इस पॉइंट पे लाते हैं तो छोड़ने पर क्या होता है, अंडर द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इट बिगिन टू ऑसिलेट। ये पॉइंट हो के टू एंड फ्रो मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। इस पर तफसीली गुफ्तगू हम कर चुके हैं। यानी होता है कि पहले वो ए से बी पर जाता है, फिर बी से ए पर आता है, फिर ए से बी पर, फिर बी से ए पर, इस तरह से अपनी वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो याद रहे कि जो वन कंप्लीट ट्रिप है ए टू बी देन बी टू ए, यानी दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान एक कंप्लीट ट्रिप, दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। यहाँ से ए से वो किस पर आया? बी पर आया, फिर बी से दोबारा किस पर चला गया? ए पर। तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, दिस इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन। तो वन कंप्लीट ट्रिप, वन कंप्लीट ट्रिप बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है BW, बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, इनको वाइब्रेटिंग लिमिट्स भी कहा जाता है, ए और बी को। एक्सट्रीम पोजीशंस कॉल्ड वाइब्रेशन, क्या कहते हैं इसे? कॉल्ड वाइब्रेशन। इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। तो ये वाइब्रेशन की तारीफ हो गई। इसे ऑसिलेशन भी कहते हैं। दूसरा बताया था आपको कि व्हाट इज़ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। डिस्टेंस बोल दीजिए या डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे? नंबर 2, याद रहे कि मीन पोजीशन से जब आप किसी ऑसिलेटिंग बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, यानी मीन पोजीशन से यहाँ लेकर आए तो आपने फासला दिया होगा, तो मीन पोजीशन से उस बॉडी का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी जो भी एक्सटेंशन खिंचाव पैदा हो गया स्प्रिंग के अंदर, जो भी खिंचाव पैदा हो गया मीन पोजीशन से, उसका फासला वो मुसलसल चेंज होता है। जब बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस कभी मैक्सिमम हो जाता है, घटते घटते मिनिमम हो जाता है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो ये डिस्टेंस कहलाता है, याद रखिएगा। द एक्सटेंशन का मतलब है खिंचाव। द एक्सटेंशन produced in the spring is called
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया गया, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से बॉडी का जो फासला है, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसको एक्स की अलामत से शो करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। इट इज़ नोटेड बाय एक्स, और ऐसा यूनिट में इसको मीटर में नापते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। इसका जो डोनेटेड है, डिनोट करना, डिनोटेड बाय एक्स, एंड और इसका एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई यूनिट इसका जो है मीटर है। मीटर में नापते हैं, इसे याद रहे। किस में नापते हैं? मीटर में, एसआई सिस्टम में। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड? मेरे साथ साथ आप लिखते भी रहें, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं इसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखें, डिस्टेंस हो गया। तीसरे नंबर पे आता है एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है? इसको हम एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट की अलामत से भी शो करते हैं। इसके साथ ज़ीरो लगाते हैं, एक्स नॉट। ये वो वाला नॉट नहीं है, NAUT नॉट है। या इसको कैपिटल A की अलामत से भी शो करते हैं। तो देखिए, जब आप इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने इसको 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर तो ये फ्रिक्शन वाली सतह है, यानी ऐसी सतह है जिसमें फ्रिक्शन मौजूद है, तो याद रहे कि जब ये ऑसिलेट करेगी बॉडी, तो हमेशा ये डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, घटता चला जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही, किसी बच्चे को आप झूला दे के छोड़ दें, तो आपने शुरू में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया उसको, उसके बाद छोड़ दिया। अगर वो बच्चा पैर ना लगाए ना आप झूला दें, तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जो मीन पोजीशन से उसका फासला है बच्चे का झूलते हुए कम होता चला जाएगा। कम होते होते क्या होगा? मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा झूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, ही वेरिएबल होता है ख़ास हालात में, अगर मुसलसल पीरियोडिक फोर्स ना दी जाए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपने शुरू में दिया होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑफ ये वाइब्रेटिंग तो होगी, ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, जो आपने शुरू में दिया होगा बिल्कुल स्टार्ट में, फ्रॉम मीन पोजीशन, कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ज़ाहिर इसको AX नोट से शो करते हैं। इसका यूनिट भी मीटर ही होगा, क्योंकि ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक आती है एम्पलीट्यूड के बाद, वो आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? लिख लें इसे तमाम स्टूडेंट्स, साथ साथ लिखते जाएं, पेन पेंसिल कॉपी साथ लेकर बैठें, ताकि नोट्स भी लगे हाथों ही बनते जाएं, समझते भी जाएं। पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, PERIOD। टाइम पीरियड को कैपिटल T की अलामत से शो करते हैं। तो ये क्या है? देखिए, यहाँ पर जब आप इसे ऑसिलेट करते हैं, पॉइंट A से आपने इसको छोड़ा, यहाँ से वो पॉइंट B पर गया, फिर B से A पर दोबारा आ गया, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। इस एक वाइब्रेशन के दौरान बॉडी जो टाइम लेती है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ट्रिप, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ट्रिप, एक ट्रिप मुकम्मल करने के लिए, या वन वाइब्रेशन कह लें तो ज़्यादा बेहतर है, वन वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन का मतलब समझा दिया, वन वाइब्रेशन कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड कहा जाता है। इस डेट क्लियर? इस टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो ये है। टाइम पीरियड को T से शो करते हैं, ऊपर आएगा टाइम और नीचे आएंगी वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। क्या लिखेंगे बोलें? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस की तादाद नीचे आएगी। यानी टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर हम टाइम पीरियड को कैपिटल T से और जो टाइम है उसको स्मॉल t से और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन को n से शो करें तो फार्मूले की शक्ल कुछ इस तरह बन जाती है। n से मुराद वाइब्रेशंस की तादाद है, अब 2 हैं, 3 है, 10 हैं, 1 है, उसके दौरान जो टाइम लगा। तो उस टाइम को टोटल वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो एक वाइब्रेशन का टाइम आएगा, डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और इसका जो SI यूनिट होता है वो
सेकंड होगा, जाहिर सी बात है, टाइम पीरियड है, टाइम है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड, इसको सेकंड में नापना है। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड के बाद। अच्छा देखें, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड लिख दें क्या हम लोग? स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला लिख दें या पहले फ्रीक्वेंसी पे बात कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी पे पहले कर लेते हैं, उसके बाद है नेक्स्ट। अब नंबर कौन सा मैं भूल गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? इसको एफ़ की अलामत से या पुराने ज़माने में ये इस तरह से न्यू बनाया जाता था। एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज इसको न्यू पढ़ते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू की अलामत से भी शो किया जाता है, याद रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? जब ये बॉडी ऑसिलेट कर रही होगी, तो ऑसिलेशन तो कर रही है, वाइब्रेशंस भी तो हो रही हैं। एक वाइब्रेशन का मतलब भी हमें पता चल गया। तो याद रहे कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन जस्ट सिंगल सेकेंड, इन 1 सेकेंड, इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में या यूनिट टाइम में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगी, डेट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या? द नंबर ऑफ, इसको कई तरह से बयान किया जाता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह दीजिए, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कह दीजिए, या नंबर ऑफ ट्रिप्स कह दीजिए, वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय द बॉडी, परफॉर्म्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, या यूनिट टाइम भी बोलते हैं इसे, 1 सेकेंड, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे? डेट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो फार्मूला भी नोट कर लें सब, कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है। तो याद रहे कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो इस तरह से लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी को एफ से अगर शो कर दिया आपने, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। तो ऊपर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस आती हैं, यानी वाइब्रेशंस की तादाद ऊपर लिखेंगे फार्मूले में, और डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या आएगा? टाइम आएगा। इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन होंगी, डेट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को स्मॉल एन से और टाइम को स्मॉल टी से शो कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया n/t, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 1 सेकेंड में वाइब्रेशन की तादाद। अच्छा, इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होगा? तो याद रहे, इसका जो एसआई यूनिट है वो साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज़ कहलाता है। तो इसका जो एसआई यूनिट है उसको कई अंदाज में लिखते हैं। एसआई यूनिट इज़ साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। साइकिल पर, ये पर की साइन है जो आपने लिखा है ना, ये पर, और उसके बाद क्या आएगा? सेकंड। साइकिल पर सेकंड, या इसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉन एज हर्ट्ज़। इसी को हर्ट्ज़ भी बोलते हैं, नॉन एज हर्ट्ज़। ज़्यादा मशहूर अब यही हो गया है कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में नापते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म एच और जेड लिया जाता है। ये फ्रैंक हर्ट्ज़ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटेंसिटी ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे काम किया है। तो उनके ऑनर पे जो है, सर फ्रैंक हर्ट्ज़ के ऑनर में इसका यूनिट का नाम लिख दिया गया है, हर्ट्ज़। इज़ डेट क्लियर? ओके, उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी भी हो गई और टाइम पीरियड भी हो गया। ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर इनके दरमियान रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान वो रिलेशन जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, उसे भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो टिल देन खुदा हाफिज़।